हम लोग सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के जो अध्याय 12 है ना, फिलहाल अध्याय काटने के बाद 11 बन चुका है। लेकिन आप लोग ध्यान देना कि ये परीक्षा बोर्ड में अध्याय 11 में मिलेगा, और अगर आप पुस्तक यूज करें या गाइड यूज करें तो अध्याय 12 में मिलेगा। तो अध्याय 12 वाले में मैंने कुछ आईएमपी प्रश्न आपको बताया है। तो कुछ आईएमपी प्रश्न बताने के बाद कुछ और बच गया था, उन प्रश्नों को भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हम अध्याय जो 12 है, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं है ना, इस वाले टॉपिक वाले जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे। तो ये आईएमपी प्रश्न मैं जो बता रहा हूँ वो अभी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप उन विषयों पे फोकस करो जो आपके लिए टफ है। इसको कब पढ़ोगे? जब आपका पेपर होगा उस समय पढ़ोगे। तो पेपर आपका 15 मार्च का है, तो 15 मार्च से पहले, ठीक है, जो 10 तारीख के बाद पेपर होने के बाद आप जब सभी की तैयारी करोगे तो सिर्फ जो टप टप अध्याय है उनका आप क्या करोगे, जो हमने आईएमपी प्रश्न बताया उनको देख लेना, क्योंकि वहाँ से यहाँ से मतलब जो अध्याय से वही प्रश्न आएगा जो हम बताएंगे। ठीक है, तो आईएमपी प्रश्नों को देखना है। और जो इस अध्याय में टोटल 7 प्रश्न आईएमपी के तौर पे, 7 से 8 प्रश्न, तो आपको सिर्फ 7-8 पढ़ना है और ज़्यादा प्रश्न नहीं पढ़ना है। पूरा का पूरा आप बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रश्न जो हम बताएंगे वो मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और यहीं से ही प्रश्न आएंगे। तो जो जो हमने आईएमपी बताया वो सारे प्रश्नों को आप लोग बहुत ही बारीकी से देखना। और हमने मॉडल पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, तो आप लोग मॉडल पेपर भी पढ़ सकते हैं। मतलब आपको पढ़ना है, पढ़ सकते हैं नहीं, मतलब पढ़ना ही है मॉडल पेपर को भी। ठीक है, देख लेना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे और आईएमपी से भी क्वेश्चन आएगा, तो दोनों मिला के आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, देखेंगे आगे के देखेंगे ना, जो हमने आप लोगों को नहीं बताया है वो प्रश्न। ठीक है, तो 3 मैंने पहले बता दिया था। तो मान लो ये चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न में देखो क्या सिद्ध करना है। यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है, चक्री चतुर्भुज बोला है। अब ध्यान देना है यहाँ पे, चक्री चतुर्भुज, चक्री कब होगा चतुर्भुज? जब वो वृत्त के अंदर होगा। कब होगा? जब वो वृत्त के अंदर होगा। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक वृत्त दिखाई दे रहा है। ठीक है, चक्री मतलब वृत्त के अंदर है। अब वृत्त के अंदर ध्यान दो कि ए बी सी और डी मिला के एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो यही हो गया चक्री चतुर्भुज। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं मान लो, अभी आप सिर्फ वृत्त को ध्यान देना ना, अभी मैंने ए बी सी डी को बताया आपको कि यहाँ पे चक्री चतुर्भुज बन रहा है, पर कैसे बनेगा ये भी तो आपके मन में उठ रहेगा ना कि ये कैसे बना होगा। तो अब देखो, बीच में क्या होगा, एक बिंदु पॉइंट रहेगा। अब ये बिंदु पॉइंट जो है ये त्रिज्या को दर्शाता है। अब त्रिज्या कैसे निकालोगे? तो जैसे ही हम ओ को केंद्र मानकर वृत्त खींच रहे हैं ना, तो जहाँ जहाँ पे उसका सेंटर बिंदु आ रहा है, जैसे कि ए बिंदु पॉइंट देखो, तो क्या हो गया, ओ से ए एक त्रिज्या बन रहा है। अभी आपको रेखा नहीं खींचना है, सिंपल से आप समझो, ओ से एक त्रिज्या बन रहा है। फिर ओ से सी की ओर भी हम अगर चाप काटते हैं तो भी एक रेखा बन रहा है, मतलब एक त्रिज्या बन रहा है। फिर ओ से हम डी की ओर भी चाप काटेंगे तो भी एक त्रिज्या का निर्माण होगा। फिलहाल आप उसको रेखा नहीं खींचना है, लेकिन वहाँ पे बन रहा है। और फिर ओ से बी की ओर भी हम अगर चाप काटते हैं तो भी एक त्रिज्या का निर्माण हो रहा है। तो इस त्रिज्या को हम इस प्रकार से मिलाएंगे कि हमारे पास एक चतुर्भुज आए। ठीक है, चतुर्भुज का निर्माण हो। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी को मिला दिया, बी से सी को मिला दिया, सी से डी को मिला दिया और डी से ए को मिला दिया। तो क्या हुआ, एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जिसके 4 भुजा हो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद ओ से देखो, ए को भी मिला दिया, बिंदु पॉइंट से मिला हुआ है, और ओ से सी को भी हमने मिला दिया, ये भी बिंदु पॉइंट से मिला हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये क्या है, रचना है। जैसे जैसे मैंने किया उसे आप रचना में लिख सकते हो। फिलहाल आप, मुझे पता है कि आप लोग ऐसे रचनाओं को याद नहीं करते हो, तो मैं आपको यहाँ पे जो लिखा है ना वही रचना आपको बताऊंगा। चलो अब आगे हल करते हैं। मैंने आपको चित्र बनाना बता दिया, आपको इसी तरह से याद करने, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही। जब मैं कहूँगा चित्र को देखना तो आपको चित्र को देखना और चित्र देख के समझना है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ फिलहाल, तो थोड़ा सा मैं अब आराम से बोलता हूँ। ठीक है, अब आगे आपको मैं समझाऊँगा। तो यहाँ पे देखो, आते हैं हम लोग प्रश्न में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, हल लिखा है। ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमें, कि वृत्त जिसके केंद्र ओ तथा चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी है। आप चित्र देख सकते हो, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, और चक्री चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी। मैंने बताया ना, ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, चक्री चतुर्भुज हो गया, यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए प्लस कोण सी बराबर कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। अब ये पॉइंट में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कोण ए प्लस कोण सी लिखा हुआ है और कोण बी प्लस कोण डी लिखा है, तो ये कैसे होगा? मुझे पता है कि आप लोग समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 180 अंश, अगर एक चतुर्भुज को देखो तो 2 कोणों का मान ही होता है 180 अंश, और एक चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं,
और चारों कोणों का मान अगर निकालोगे तो 360 अंश होगा। ठीक है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी सभी को जोड़ दोगे तो कितना होगा 360। तो यहाँ पे तो दो दो भागों में पहले से बांट दिया है। इसका मतलब ये है कि कोण ए प्लस कोण सी का मान 180 अंश, इसी तरह से कोण बी और कोण डी का भी मान 180 अंश होगा। अब समझ में आया? चलो आगे देखते हैं, अब उपपत्ति करते हैं। ठीक है, ये अब हल करके हम सिद्ध करने वाले टॉपिक में आ गए। तो उपपत्ति सबसे पहले हम देखेंगे चाप ए बी सी द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को देखेंगे। तो देखो ओ को अगर हम केंद्र मानते हैं तो ओ को केंद्र मानकर हमने पहले ए बिंदु पे चाप काटा, फिर हमने बी बिंदु पे चाप काटा, फिर हमने सी बिंदु पे चाप काटा। ठीक है, तो ए बी सी पे हमने चाप काट दिया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, चाप ए बी सी द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण। अब इसके द्वारा बनाए गए कोण देखेंगे, तो केंद्र पे कोण बना रहे हैं तो यहाँ पे देखो कोण ए ओ सी। ठीक है, कोण ए ओ सी जो है ये जो कोण है, ठीक है, इस कोण के दुगना, इसके पहले वाले प्रश्न जो तीसरा प्रश्न था ना उसमें मैंने बताया था इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में कि इसके दुगना जो होता है वो कोण कोण ए डी सी होता है। ठीक है, क्या होता है, ए डी सी। अगर मान लो कोण जो डी मान है अगर वो 50 है तो ओ मान का मान कितना होगा, 100 होगा। समझ में आ रहा है, उसके दोगुना होता है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखना है और लिखना है कोण ए डी सी लिखना है, और यहाँ पे आपको दे देना समीकरण 1। फिर हमें क्या करना है, पुनः चाप काटेंगे ओ को केंद्र मानकर। ठीक है, क्या चाप काटेंगे इस बार सी डी और ए में चाप काटेंगे, तो केंद्र पर बनाए गए कोणों के लिए। ठीक है, अब देखो कौन सा बिंदु देखना है इस बार हम कोण देखेंगे सी ओ ए देखेंगे। कौन सा देखेंगे, सी ओ ए। ठीक है, सी ओ ए देखते हैं इस बार हम। ऐसे में देखोगे तो मान अलग नहीं है, वही मान है जो हमने इससे पहले वाले में देखा है। ठीक है, आगे में दिखा है ना कोण ए ओ सी, बस ए को आगे और पीछे करके हमने बता दिया है। तो क्या करना है आपको, सी ओ ए लिखना है और इसके बाद मात्र थोड़ा सा चेंजेस करना है, कोण ए बी सी लेना है, इस बार ए बी सी लिख लेना है। अब ये दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ जुड़ेगा और राइट वाला राइट के साथ जुड़ेगा। तो दो कोणों का मान जो है ना, पहले से ध्यान देना, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ए बराबर 2 गुणी। ठीक है, दोनों में 2 2 था तो 2 को उभयनिष्ठ निकाल लिया, फिर उनको भी जोड़ दिए और इन दोनों का मान कितना हो गया, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ए का मान होता है 360 अंश होता है बराबर 2, और उनका मान होता है डी कोण और बी कोण है। तो ये हो गया 2 गुणित कोण डी कोण और कोण बी कोण। तो यहाँ पे कोण डी और बी का मान यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, जो 2 है वो इस साइड आ जाएगा, तो इस साइड आके क्या होगा, 2 जो है वो 360 को भाग कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो बचेगा कितना, 180 बचेगा। तो यहाँ पे तीसरा समीकरण निकल गया। एक मान हमने सिद्ध कर दिया 180 अंश। अब हमें सिद्ध क्या करना है, कोण ए प्लस सी बस को 180 अंश और लाना है, तब हम क्या करेंगे, पूरी तरह से सिद्ध कर देंगे। तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, पूरा का पूरा आप चतुर्भुज ले लोगे। तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसके 4 भुजा है, कोण ए बी सी डी 4 भुजा, तीनों का मान कितना होता है 360 अंश। इस तरह से आपको 360 अंश लेना है। तो यहाँ पे 360 अंश आ गया। फिर यहाँ पे देखो बी और डी का मान कितना हो, 180 अंश। तो हमने बी और डी के मान को रख दिया, बचा क्या, ए सी बचा है। ए सी प्लस 180 अंश बराबर 360 अंश। 180 अंश को उस पर पक्षांतर कर दिए तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 360 माइनस 180 घटा दें, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा 180 अंश बचेगा। तो यहाँ भी तो निकल गया ना 180 अंश, मतलब यहाँ पे ये सिद्ध हो गया। तो क्या लिखोगे, अतः चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ये आप लिखोगे। समझ में आइए। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, सिद्ध कीजिए कि चाप द्वारावृत्त के केंद्र पर बना कोण इसी चाप द्वारावृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। दुगना होता है, ये हमें सिद्ध करना है। सेम प्रश्न है, इससे पहले वाले में जो हमने दुगना बताया ना वही चीज़ इस बार सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले आपको चित्र को देखना है। चित्र को कैसे बनाओगे, ध्यान देना, यहाँ पे ओ को केंद्र मानकर हम चाप काटे, तो यहाँ पे पी बिंदु पे चाप काटा, क्यू बिंदु पे चाप काटा और आर बिंदु पे चाप काटा। ठीक है, 3 जगह हमने चाप काटा। फिर यहाँ से ओ से फिर एम की ओर भी हमने चाप काटा। अब हम मिलाते हैं किसको, पी से आर को मिला दिया, आर से क्यू को, क्यू से ओ को, ओ से पी को मिला दिया, और बाकी जो है ये जो है ना डॉट डॉट दिया हुआ है आर से एम की ओर, वो क्या है, वो हमारा व्यास है। ठीक है, क्योंकि सीधी रेखा है तो ये मान लो व्यास है, 2 हिस्सों में बांटोगे तो त्रिज्या बन जाएगा, तो ये है व्यास है। तो यहाँ पे आप रचना के पद को लिख सकते हो, लेकिन रचना के पद जो यहाँ पे लिखा है वही चीज़ आप लोग लिखोगे। ठीक है, आगे देखें, अब हल करने वाले टॉपिक में देखो, तो दिया है वृत्त
सी से दर्शाया, सी का मतलब होता है सर्कल होता है, मतलब वृत्त बोल रहे हैं। यहाँ पे ओ केंद्र है और आर जो है वो त्रिज्या है, ठीक है। ओ केंद्र और आर त्रिज्या है कि बता रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे चाप पी क्यू को हमने चाप काटा, एकांतर खंड में बिंदु आर स्थित है, ये आप लिखोगे। फिर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण पी ओ क्यू बराबर दो कोण पी आर क्यू, ये आपको सिद्ध करना है। अब ध्यान दो यहाँ पे फिर से चित्र में देखो कि पी ओ क्यू कहाँ है, तो देखो पी ओ क्यू यहाँ पे है और यहाँ पे बराबर दो करके हमने लिखा है ना पी आर क्यू, देखो पी आर क्यू। तो ये क्या है कि ये जो है ना पी आर क्यू किसके दोगुना है, कोण पी ओ क्यू के दोगुना है। पहले ही हमने बता दिया है कि ये इसके सम्मुख कोण जो होता है वो उसके दुगुना होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें सिद्ध करना है। अब रचना को देखो, रचना में क्या है, आर ओ लिखा है, को मिलाओ और एम तक बढ़ाया, ठीक है। ये बस रचना है, एक पॉइंट पे लिखा हो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब आगे देखो उपपत्ति पे आते हैं, ठीक है, उपपत्ति करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण पी ओ क्यू, ठीक है। कहाँ पे है कोण पी ओ क्यू, चित्र को भी देखना है आपको, ठीक है, चित्र को देखना है और समझना भी है। तो मैं चित्र में दिखा रहा हूँ, ठीक है, पी ओ क्यू देखो, इसके बाद बराबर लिखो। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे पी ओ एम, ठीक है, पी ओ एम में आ जाना है, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा ना, कौन दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, पी ओ क्यू जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पी ओ एम बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा प्लस पी ओ क्यू ओ एम बन जाएगा, दो हिस्सों में बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो अंदर वाला मान लो, ठीक है, ये अंदर वाला कोण था। अब हम क्या करेंगे, इसके बाहर वाला कोण क्या होगा, तो इसके बाहर वाला जो कोण बनेगा ना वो बनेगा जो आपको त्रिभुज जैसे दिखाई दे रहा है ना वो वाला बनेगा, ठीक है। उसको दो हिस्सों में काटा है ना वो दिखाई दे रहा है। तो अब उसको लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं त्रिभुज के बहिष्कोण कहते हैं। अभी हमने अंदर माना इसको पहले वाले को, तो हम क्या करेंगे बहिष्कोण को देखेंगे, बाहर वाले। तो नया टॉपिक में आते हैं, टॉपिक यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो रहा है, समझना। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसके बाद आगे हल क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा तभी आगे हल होगा। तो जैसे ही हमने पैराग्राफ चेंज किया तो हमारे पास नया टॉपिक मिल रहा है। नया टॉपिक क्या मिल रहा है कि कोण ओ पी आर, देखो ओ पी आर कहाँ पे, यहाँ पे ओ पी आर, फिर पी आर ओ, ठीक है, दोनों को प्लस कर दिए। फिर दूसरे वाले त्रिभुज में देखो जो दो हिस्सों में बांट रहा है, तो ओ क्यू आर बन रहा है और क्यू आर ओ बन रहा है, दो बन गया और ये है त्रिभुज के बहिष्कोण। अब यहाँ पे ध्यान दो, इनमें से किसी भी कोण को क्या करोगे आप, क्योंकि दोनों कोण एक ही त्रिभुज से बन रहे हैं ना, और दोनों कोण एक ही त्रिभुज, तो मतलब क्या है भुजाएं बराबर होगा, तो दोनों में से मान को क्या लिख सकते हो, बराबर लिख सकते हो। इसीलिए यहाँ पे देखो कोण पी आर ओ और प्लस पी आर ओ लिखा हुआ है दोनों, तो ये वाले पहले वाले में दोनों बराबर हो गया, तो मतलब दोनों हो गया, आपको दोनों को बराबर बता दिए। फिर इसी तरह से दूसरे में भी हमने दोनों को बराबर बता दिया। अब क्या हो गया, दोनों से बराबर हो गए तो जोड़ेंगे तो दो दो आ जाएगा, दो से दोनों को वैनिश निकाल लेते हैं, तो बचा क्या, कोण पी आर ओ प्लस कोण दो, मतलब दो भी है इसके साथ, प्लस दो कोण क्यू आर ओ बचेगा, ठीक है। फिर इन दोनों से उभयनिष्ठ निकाल के देख लो, यहाँ पे आ गया है, फिर दो बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो पी आर ओ प्लस कोण क्यू आर ओ, तो आप क्या करोगे, क्यू आर ओ को एक साइड रख लोगे, सॉरी एक मिनट ना, कहाँ पे है, पी आर ओ, ठीक है, पी आर ओ है, यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, बराबर में बचेगा दो कोण पी आर ओ बस बचेगा। और दूसरे साइड में जो हमें सिद्ध करना है वो मान क्या है, वो मान है कोण पी ओ एम। ये जो मान आपको समझ में आ रहा है, ये कहाँ गया, यहाँ पे जो मान बताया जा रहा है ना ये मान है, उसके मान को रखोगे, कहाँ पे रखोगे, सबसे पहले वाले टॉपिक में, तब ये आएगा, ठीक है, तो कट के निकल जाएगा। तो यहाँ पे कोण पी ओ क्यू बराबर दो कोण पी आर ओ, ये आ गया इसका मान। तो इस तरह से आपको सिद्ध करने, ये समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। सेम प्रश्न है, कोई अंतर नहीं है, बस हल करने के तरीके थोड़े से चेंजेस रहेगा, बस हमें सिद्ध करना है। तो देखो फिर से हम क्या करेंगे, हम रचना वाले फिर से आपको सबसे पहले चित्र देखना है। चित्र देखो तो ओ को अगर केंद्र मानते हो तो यहाँ पे दो त्रिज्याएं बन रही है, एक तो ओ से पी की ओर और ओ से पी की ओर, ओ से क्यू की ओर, बन गया दो त्रिज्या। फिर यहाँ पे देखो ऊपर की ओर जा रहा है तो ओ से हम चाप काट रहे हैं कहाँ पे, ए की ओर, ठीक है, लंबा चाप काटे तो ओ से ए की ओर गया। अब मिला लो, ए से पी और ए से क्यू को मिला लिया और ए से ओ को मिला लेते हैं, तो दो यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं। और दोनों त्रिभुज में जो ओ और ए है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, ये समझ में आया।
अभी मैंने चित्र में बात किया। अब जो मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पे अब देखो, ठीक है। हल ज्ञात है, ए पी आ गया, ए पी व ए क्यू, ठीक है, मिलाया अभी हमने। बाह्य बिंदु ए से ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाखंड है। समझ में आया? जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही चीज़ ये भी बता रहा है, मतलब जो मैंने अभी इससे पहले बताया वही चीज़ ये भी बताया। अब सिद्ध क्या करना है, ए पी को हमें सिद्ध करना है, तो ए पी बराबर हमें सिद्ध करना है ए क्यू, मतलब ए पी भुजा के बराबर क्या ए क्यू भुजा है। तो ये तभी सिद्ध होगा जब सभी मान बराबर होगा, तभी ये सिद्ध होगा। तो देखते हैं सबको बराबर सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब ये दोनों ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है कौन सा है, एक पहले को लेते हैं, ठीक है, ओ पी ए ले लेते हैं, और दूसरा त्रिभुज क्या है, ओ क्यू ए को ले लेते हैं, ठीक है। दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं जिसमें ओ पी भुजा, ठीक है, यहाँ पे ओ पी भुजा जितना है उतना ही ओ क्यू भुजा है, एक सिद्ध हो गया, ठीक है। इसके तीन भुजा होते हैं, तीनों भुजा को हमें सिद्ध करना है। पहला भुजा हमने सिद्ध कर दिया, दूसरा भुजा देखते हैं, ओ ए, ठीक है, ओ ए बराबर ओ ए, ठीक है। ओ ए बराबर ओ ए का मतलब क्या है कि दोनों त्रिभुजों में ओ ए जो है दोनों का ही एक भुजा है, मतलब लंब है। तो यहाँ भी सिद्ध हो गया, दूसरा पॉइंट उभयनिष्ठ निकल गए, मतलब ये। अब यहाँ पे कोण देख लेते हैं, कोण यहाँ पे ए पी ओ और यहाँ पे कोण हो जाएगा ए क्यू ओ, दोनों 90 अंश का कोण बना रहे हैं, तो ये भी सिद्ध हो गया। अगर 90 अंश का कोण बना रहे हैं मतलब ये भी सिद्ध हो गया। लेकिन अभी हमने सिर्फ दो ही भुजा लिया है ना, हमें तो सभी चीज़ों को सिद्ध करना है, तीसरी भुजा भी बाकी है, तीसरी भुजा को सिद्ध करना है। तो हमें जितना मान हमें दिखाई दे रहा है वो सबको हम सिद्ध करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दे दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट बता सकते हो 90 अंश है। इसके बाद डायरेक्ट आप आ जाओ यहाँ पे, इसलिए ओ पी ए, ये त्रिभुज है ना, ओ पी ए त्रिभुज, और त्रिभुज मतलब समरूप और बराबर है त्रिभुज ओ क्यू ए के, ठीक है, दोनों बराबर भी है। तो यहाँ पे समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम लग रहा है। अगर हम भुजा को सिद्ध करेंगे तो सर्वांग समता नियम रहेगा, और कोण को सिद्ध करेंगे तो कोण वाला क्या होगा, कोण वाला जो होगा वो समरूपता नियम होगा। तो समरूपता तभी होता है अगर कोई सर्वांग सम है तो समरूप ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन समरूप है वो सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है, ये याद रखना। तो ये क्या है, ये सभी के सभी भुजा सब चीज़ बराबर है, सभी भुजा बराबर मतलब ये सर्वांग सम होंगे ही होंगे, याद रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन जो हमें सिद्ध करना है वो, तो ए पी बराबर ए क्यू, ये दोनों बराबर है, इस तरह से ये सिद्ध हो गया। तो ये भी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा अवयव है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिद्ध हुआ। समझ में आया ये टॉपिक? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, दो बराबर और दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको एक चित्र बनाना है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ, सबसे पहले आपको चित्र बताता हूँ। तो चित्र में देखो, चित्र पहले एक वृत्त बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे वृत्त का जिक्र किया है। अब दो जीवा कह रहे हैं, तो एक जीवा को मैंने नीचे और दूसरे जीवा को ऊपर रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या, दो बराबर समांतर जीवाएं, मतलब दोनों जीवा जो है वो बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है और समांतर है, एक दूसरे के समांतर, मतलब एक ही दिशा में जाने वाला, और दोनों क्या है, बराबर है, केंद्र से उसकी दूरी बराबर रहेगी। तो यहाँ पे ध्यान दो, केंद्र से अगर मैं इसके बीचों बीच एक रेखा खींचता हूँ, सीधी सीधी, ठीक है, सीधे सीधे रेखा खींचता हूँ, तो एक बिंदु जाएगा ओ से एन की ओर जाएगा, और एक बिंदु जाएगा एन से एम की ओर जाएगा। समझ में आ रहा है टॉपिक? अब मैं यहाँ पे त्रिज्या खींचता हूँ, तो त्रिज्या क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो ओ से आप एक जीवा के बिंदु पॉइंट पे चाप काट लो, ए बिंदु पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया, एक त्रिज्या बन गया। तो ओ से ए क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हमारे पास कौन कौन से मान दिए हुए हैं, हमारे पास जो मान दिया हुआ है वो है त्रिज्या है, त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और दो समांतर बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 24 है। और 24 को अगर मैं आधा करता हूँ, क्योंकि हमें ओ से एम का भी मान चाहिए ना, तो 12 होना चाहिए, मैं निकाल के भी बताऊँगा आपको 12, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 12 लिख दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक मान निकालना है हमें, ए से एम का मान जैसे ही आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ए से बी का मान और सी से डी, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों का मान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम सिर्फ ए से एम का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद बाकी मान अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे हल देखते हैं, हल से शुरू करते हैं, ठीक है। जो चीज़ मैं बताया वहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब हल में देखो क्या क्या लिखना है, मानव वृत्त की त्रिज्या क्या है, ओ ए है, तथा दो समांतर जीवाएं ए बी व सी डी है। सिंपल सी बात है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही चीज़ यहाँ भी बता रहे हैं, जहाँ ए बी बराबर सी डी है और ए बी समांतर सी डी भी है, ठीक है, सेम है। ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है, और एम एन का मान जो है वो 24 सेंटीमीटर है। जो अगर आधा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बन जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसके लंब को मान। तो देखो ओ एम
लंब है किस रेखा पे, ए बी रेखा पे। और इसी तरह से देखो ओ एन लंब है सी डी रेखा पे। समझ में आ रहा है, सी डी रेखा पे लंब है। फिर ओ एम बराबर ओ एन, दोनों क्या है, बराबर है। तो एम ओ एन संरेख होगा, मतलब एक ही रेखा पर होगा, ये कह रहा है। यहाँ पे एम एन का मान जो है दो हिस्सों में करते हैं, तो एक हो जाएगा ओ एम प्लस ओ एन। और यहाँ पे एम एन का मान हम रखेंगे 24, और ओ एम बराबर ओ एन को या ओ एम को, दोनों को एक ही बराबर है, दोनों का मान मतलब दोनों बराबर है, तो दोनों के मान हम एक बराबर रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ओ एन की जगह पे भी हमने ओ एन की जगह पे भी हमने ओ एम रख दिया। तो एम प्लस ओ एम कितना हो गया, दो ओ एम हो गया। और दो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा किसको, 24 को, तो 12 प्राप्त होगा। तो ओ एम का मान कितना निकल गया, 12 प्राप्त होगा। तो जब ओ एम का मान 12 है तो मतलब ओ एन का मान भी 12 होगा। समझ में आ गया ये टॉपिक। चलो अब क्या करेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ए ओ ए एम को ले रहे हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग क्या होगा, जो त्रिज्या है ना, जो 20 दिया है, ओ से ए का वर्ग, ये कर्ण है, लंब हो गया, ओ से एम हो गया, और आधार होगा ए से एम। और यही मान हमें ज्ञात करना है आधार का। तो यहाँ पे सभी के मानों को रख दो, इसका मान होगा 20 का वर्ग प्लस बराबर 12 का वर्ग प्लस एम का मान हमें ज्ञात करना है। तो एम का मान हमने यहीं पे रखेंगे, ठीक है, एम का वर्ग, और बराबर लिखेंगे ये हो गया 20 गुणित 20, मतलब 20 का वर्ग, मतलब ये हो जाएगा 2 बार गुणा होकर 400 आ जाएगा। और 12 गुणित 12 कितना होगा, 144, उसको उस पर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 400 में घटा दो 144 को, तो कितना बचेगा, 256। 256 को यहाँ पे एम से वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूल लग जाएगा 256 के ऊपर। तो 256 के ऊपर अंडर रूल लगेगा, जो 16 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 16 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 16 आ गया यहाँ पे एम का मान। अब एम का मान अगर 16 है तो मतलब एम बी का मान भी कितना होगा, 16 होगा। तो यहाँ पे कैसे पता होगा था, जीवा की लंबाई ए बी बराबर 2 गुणित एम, तो 2 गुणित 16 बराबर 32। तो मतलब ए बी का मान 32 है तो सी डी का मान भी 32 होगा। तो इस तरह से इसका आंसर निकल गया। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और प्रश्न है। यहाँ पे एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की माप 24 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ये वाला जो प्रश्न है, इसको मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। जब मैं इस अध्याय को पढ़ा रहा था तो प्रश्नावली में मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ये भी आईएमपी प्रश्न में है, तो आप इस प्रश्न को भी देख लेना, उस वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से इसमें जितने भी आईएमपी प्रश्न मैंने पूरा बता दिया। तो ये अध्याय कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय को देखेंगे।